हम एक दिन के सीएम बनाए जाते हैं तो पहली हमारी प्राथमिकता होगी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत हम जो है सभी जाति और वर्गों का जो है जातिवार जनगणना पूरे प्रदेश में अगर किसी भी बहन बेटी को अगर कहीं आना है जाना है तो उनके लिए परिवहन निगम की बसों में उनके लिए मुफ्त लड़िए ना आप। कोई ज़रूरी है 50 तो गाड़ी दौड़ाएंगे भोपू बजाएंगे तभी चुनाव होगा क्या? चुनाव को ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से लड़ा जाए। जनमत संग्रह के भावना से मुख्यमंत्री बना तो जो विधायक निधि होती है उसको अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, वो बड़ा अहम मुद्दा है। देखिए, अगर मुखिया ईमानदार हो तो ऑटोमेटिक एक छवि क्रिएट करने की जरूरत होती है। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं बल्कि कहीं ऊपर से नीचे की तरफ जाती जो है अगर गलत पाया तो यह बर्दाश्त मंत्री बनते ही जनसंख्या के अनुपात में मठ मंदिरों में जो पुजारी होंगे, क्योंकि देखिए ये एक पेशा है। किसी का काम नाव चलाना मछली मारना है, किसी का काम गोपालन दूध बेचने का काम है, धोबी का काम कपड़ा धोना और प्रेस करना है, मोची का काम जूता पालिश करना और सीना है। उसी तरह जो है कि पुजारियों का यह एक धंधा है और इस धंधा में क्योंकि भारतीय संविधान यहाँ है तो भारतीय संविधान के तहत जो है मठ मंदिरों में भी ओबीसी SC ST को जो है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का जो है कि शासनादेश जो है कि पाठ्यक्रमों में जो है कि अपने जो महापुरुष हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, BP मंडल कर्पूरी ठाकुर हो, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, पेरियार हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव हैं, इनका जो है पाठ्यक्रम में जो है कि इनको विशेष स्थान देने के साथ साथ भारतीय संविधान में एक विशेष जो है कि चैप्टर को रखा जाएगा जिसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनको जो है पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कराएंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। आज मेरे साथ लॉर्ड राम निषाद जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज मुद्दा कुछ अहम है। आज इस बात पर बात होगी कि अगर लॉर्ड राम निषाद जी यूपी के एक दिन के अगर CM बनते हैं तो वो कौन कौन से फैसले होंगे जो ये पहले कैबिनेट की अपनी जो बैठक होगी उसमें लेंगे, और अगर कार्यकाल लंबा चलता है तो वो कौन कौन से जो अहम फैसले हैं वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो फैसले लेंगे। सामाजिक जो न्याय की बात है, समतामूलक समाज की बात है, कौन कौन सी जो बातें हैं जो आमतौर में अपनी बातों में कहते रहते हैं, जो चौकी की बात चौका में है, क्या चौकी की बात चौका में ये उतारने में सफल होते हैं नहीं होते हैं, आज इस मुद्दे पर बातचीत होगी। स्वागत है आपका। स्वागत, धन्यवाद। बातचीत यही है कि अगर आप यूपी के CM बनते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देती हैं कि तमाम ऐसे CM रहे यूपी के और अभी वर्तमान के हैं जो वो चीज़ें लागू नहीं हो पाई हैं, जो समतामूलक समाज सामाजिक न्याय की जो बातें होती हैं मंचों से वो धरातल पर लागू नहीं है। तो आप एज ए CM मुख्यमंत्री कौन कौन से जो फैसले होंगे वो जनता के हित में वो लेंगे, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम एक दिन के CM बनाए जाते हैं तो पहली हमारी प्राथमिकता होगी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत हम जो है सभी जाति और वर्गों का जो है जातिवार जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा में, सेवा योजन में, बजट प्रोविजन में जो है उनको जो है प्रतिनिधित्व दिलाने के साथ साथ जो राज्य सरकार के अधीन जितने भी पद हैं, सेवाएं हैं, उसमें जनसंख्या के अनुपात में अगर OBC की संख्या मान लिया, जैसे कि मंडल कमीशन ने एक आंकड़ा 1931 के हिसाब से बताया कि 52.10% आबादी है, लेकिन तमाम जातियां हमारे देखते देखते 1999 में सैकड़ों जातियां जो है कि OBC की सूची में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो है कि शामिल की गई, तो आज वह जनसंख्या बढ़ करके जो है 60 के करीब हो गई होगी। और हम जनगणना जितनी आएगी, जब SC ST को जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका और विधायिका में आरक्षण मिलता है तो हम तो भाई विधायिका में आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन जो स्थानीय निर्वाचन है अगर OBC की 60% आबादी होगी तो 60% आबादी का जो है कि शासनादेश जारी करेंगे। और जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा नीति चलेगी, चाहे गांव का प्राइमरी का स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल हो, चाहे कॉन्वेंट का स्कूल हो, सारे बोर्ड्स और सारे जो है कि पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल एक होंगे। जो
लखनऊ पब्लिक स्कूल हो चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है, जो सिलेबस होता है वही गांव के जो है प्राइमरी स्कूल में भी होगा। और पूरी लड़कियों के लिए उसमें भी जो है एक शिक्षा में और सेवा योजन में जो है कि उनको एक विशेष जो है कि कोटा जो है वर्गीय आधार पर आवंटित करने का। और पूरे प्रदेश में अगर किसी भी बहन बेटी को अगर कहीं आना है जाना है तो उनके लिए परिवहन निगम की बसों में उनके लिए मुफ्त व्यवस्था होगी। और सारे विद्यार्थियों को जो है कि मुफ्त में जो है कि बस का पास दिया जाएगा। और आवेदन जैसे किसी सेवा योजन के लिए जो है हम आवेदन करते हैं तो उसकी निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ अभ्यर्थियों को आने जाने का जो है कि पास जो है राज्य सरकार के द्वारा देने का काम करूंगा। और देखिए एक बात कभी कभी बड़ा कुरेदती है कि जहाँ मठ मंदिरों में जाइए तो वहाँ पर जो है कि पंडा और पुजारी जो जितने होते हैं मठाधीश होते हैं, एक जाति विशेष के दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय चटर्जी बनर्जी मुखर्जी कुलकर्णी है अय्यर फलाना है ढकाना दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भी मठ मंदिर में हम किसी मठाधीश को किसी पुजारी को कोई यादव निषाद विश्वकर्मा प्रजापति लोधी के मौर्य काशी कुशवाहा और पाल राजभर चौहान को नहीं देखा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनते ही जनसंख्या के अनुपात में मठ मंदिरों में जो पुजारी होंगे, क्योंकि देखिए ये एक पेशा है, किसी का काम नाव चलाना मछली मारना है, किसी का काम गोपालन दूध बेचने का काम है, धोबी का काम कपड़ा धोना और प्रेस करना है, मोची का काम जूता पालिश करना और सीना है। उसी तरह जो है कि पुजारियों का यह एक धंधा है। और इस धंधा में क्योंकि भारतीय संविधान यहाँ है तो भारतीय संविधान के तहत जो है मठ मंदिरों में भी ओबीसी एससी एसटी को जो है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का जो है कि शासनादेश जो है कि लागू किया जाएगा। या नहीं कि हम चौकी पर लच्छेदार भाषण दे लें और चौका में उसे उतारे नहीं, तो जब तक जो है कि इस तरह व्यवस्था नहीं होगी। और देखिए पाठ्यक्रमों में जो है कि अपने जो महापुरुष हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर हो, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, पेरियार हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव हैं, इनका जो है पाठ्यक्रम में जो है कि इनको विशेष स्थान देने के साथ साथ भारतीय संविधान में एक विशेष जो है कि चैप्टर को रखा जाएगा जिसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उनको जो है पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कराएंगे। अच्छा, एक अहम सवाल है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होता है, तो अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, वो बड़ा अहम मुद्दा है। देखिए अगर मुखिया ईमानदार हो तो ऑटोमेटिक एक छवि क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं बल्कि कहीं ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर आप जो है कायदे से अगर हम मुख्यमंत्री हैं और अपनी छवि को मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर हम ईमानदार हैं और कहीं गलत अगर पाए गए तो गर्दन में रोड़ी जाएगी। और अगर इस तरह से कुछ ऐसे अभियान चला करके जो भी भ्रष्ट कारनामा करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो तुरंत जो है कि उसको नौकरी से बर्खास्त करने के साथ साथ उसको जेल में जो भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल के तहत जो कानून व्यवस्था के तहत जो सजा उसके ऊपर लागू होती है वह सजा जो है कि सख्ती से उसको दिलाने का काम किया जाएगा। अगर 10-20 काम अगर इस तरह के कर दिया जाए तो निश्चित रूप से नीचे तक यह संदेश चला जाएगा कि यह मुख्यमंत्री जो है अगर गलत पाया तो यह बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए सारे वर्गीय आधार पर सवर्णों की आबादी कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, तो उनके लिए जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं इजाद की जाएंगी यानी बजट प्रोविजन की जो व्यवस्था होगी वह जनसंख्या के अनुपात में ही सुनिश्चित किया जाएगा। और कभी कभी कहा जाता है ना कि छोटी मछलियाँ बेचारी जल्दी शिकार कर जाती हैं लेकिन बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं। बड़ी मछली का मतलब जो है कोई विभाग का सचिव है, डायरेक्टर है, मुख्य अभियंता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, अगर इनकी नकेल कस दी गई, इन पर कार्रवाई हो गई तो नीचे के जितने भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो ऑटोमेटिक जो है कि वह गलत कार्य करने से उनमें दहशत की भावना
पैदा होगी और जो हमारे मुख्यमंत्री रहते किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के साथ जाति द्वेष की भावना से प्रेरित होकर के कोई काम नहीं किया जाएगा। एक सवाल और है कि जो आपका मंत्रिमंडल होगा, जो कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित करेंगे आप? देखिए, हम जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने में जनसंख्या के अनुपात में रोस्टर सिस्टम अपनाएंगे और वह हमारा सिस्टम जो चलेगा वह नीचे से चलेगा। एसटी से शुरू करेंगे, फिर एससी होगा, इसके बाद ओबीसी होगा, इसके बाद जो है सामान्य वर्ग को, और लेकिन मंत्रिमंडल में भी जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह नहीं कि पता लगा कि हमारी 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल कैबिनेट बनती है, उसमें जो है कि 6 ठो ब्राह्मण बना दिया, 6 ठो राजपूत बना दिया, 6 ठो बनिया बना दिया और 6 ठो जो है कि कोई और दबंग जाति बना दिया, और पता लगा एससी और जो वंचित तबका है उसका केवल एक प्रतिनिधित्व हो। तो इस तरह का नहीं, जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से जो जातियाँ उत्तर प्रदेश की हैं उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में पूरा सम्मान देने का, भागीदारी देने का, और उनमें यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि किसी जाति के साथ जो है राजनीति का दुराग्रह की भावना से राजनीतिक अपमान का कार्य कतई नहीं किया जाएगा। और जब तक जो है सभी वर्गों को साध करके सम्मान देने का, पदस्थापन का अगर कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो उस पर उंगली उठना स्वाभाविक है। अच्छा, आप एक अहम सवाल है कि कोई भी पार्टी हो, राजनेता हो, चुनाव जीतने के लिए जो फंड होता है, जो पैसा होता है, कॉर्पोरेट पावर जो होती है बहुत हेल्प करती है उनको, बहुत ज़्यादा उनका पैसा आता है। तो अगर आप तमाम चीज़ों पर लगाम लगाएंगे तो वो पैसा नहीं आएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? वो पैसा जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, भाषण होती हैं, रैलियाँ होती हैं, पैसों का कहते हैं कि नदी बहती है, वो पैसा कहाँ से आएगा अगर कॉर्पोरेट नाराज हो जाएगा? देखिए, जो हमारे राज्य सरकार के आमदनी के जो स्रोत हैं, तो कहा जाता है ना कि जितना ओढ़ना उतने पैर पसारिए। काहे को जो है कि ज़्यादा चादर फैलाने की जरूरत है। और कॉर्पोरेट घराने का व्यक्ति अगर मान लिया किसी को 1 करोड़ रुपया देता है तो वह इस सोच के तहत देता है कि 1 करोड़ दिया हूँ तो 2 करोड़ रुपया हमको रिटर्न मिलेगा, और यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। जो लोग चुनावों में जो है राजनीतिक दलों को जो है फंडिंग करने का काम करते हैं, उसी एवज में भाई देखिए तो गलत काम स्वाभाविक तौर पर होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आमदनी कहाँ से आएगी? तो वही है कि 3 का 13 करना पड़ेगा, और यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और इस तरह के कार्यों पर चुनाव लड़ने के लिए लड़िए ना आप, कोई ज़रूरी है 50 ठो गाड़ी दौड़ाएंगे, भोंपू बजाएंगे तभी चुनाव होगा? क्या चुनाव को ईमानदारी से और पूरी पारदर्शिता से लड़ा जाए, जनमत संग्रह के भावना से लड़ा जाए। और एक काम हमारा और रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री बना तो जो विधायक निधि होती है उसको खत्म कर देंगे, और जो पेंशन की व्यवस्था होती है, पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। भाई कर्मचारी जो है बताइए 60 बरस जो 30 बरस सेवा करता है उसको पेंशन नहीं दी जाती। अरे भाई वो सेवा करता है, उसका वही लक्ष्य है कि पढ़ाई लिखाई किया उसी के लिए, और पता लगा कोई सांसद विधायक बन करके शपथ ले लिया, पता लगा कि वह पेंशन का जो है कि हकदार बन जाता है, और आजीवन जो है उसको जो है कि एक विधायक को पूरे विधायक की हैसियत से रोडवेज में फ्री की व्यवस्था, कूपन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं दी जाती है, जिससे प्रदेश के जो है जनता के सेवक होते हैं ना, जनता के सेवक। जनता का सेवा कैसे? जनता का सेवा करना है और जनता जो है भूखे मरे और आप मलाई काटोगे? एक बार महीना दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 बरस के लिए सांसद विधायक बन गए तो आजीवन का राज आप ही भोगोगे? यह व्यवस्था जिस दिन यह कर दिया जाए, विधायक निधि को खत्म कर दिया जाए, सांसद निधि को खत्म कर दिया जाए, ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार का माध्यम है वो भ्रष्टाचार वहीं से खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह जो फंड, उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा फिर? बुढ़ापा वो जनसेवक है, जनसेवा करे, जैसे जो होता है करे। विधायक है, जब तक विधायक है मजा मारे, और इसके बाद जा करके अपने खेत खलियान में काम करे ना, वो भी करे जैसे आम जनता करती है वो भी करे। एक आर्मी का सैनिक जो है रिटायर होकर के आता है तो वह क्या खेत खलियानों में काम नहीं करता है क्या?
तमाम आप देख लीजिए बसों का ड्राइवर, तमाम देख रहा हूँ सैनिक जो है कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तो क्या वो अपनी रोजी रोटी की वो व्यवस्था करते हैं? उसी तरह से आप जनसेवक हो और जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपको अधिकार मिला है उसका वह काम करिए, और उसके बाद जो है जा करके जैसे आम जनता है वैसे आप आम जनता की तरह काम करो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि निषाद समाज से आप आते हैं जी, और निषाद समाज की अगर आबादी देखी जाए यूपी में तो एक बहुत बड़ी आबादी है जी, जितने यादव हैं उसी के आसपास आबादी बैठती है जी। तो क्या निषाद समाज का एक लड़का जो एक गाजीपुर से आता है, एक गरीब परिवार से, खेतिहर परिवार से है, ये सपना पूरा नहीं होगा क्या कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता यूपी का? वो देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो एक संविधान दिया है, आपको नहीं मालूम है कि झारखंड का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति आदिवासी का बेटा बनता है जो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा था और वह मुख्यमंत्री बना, और वह गरीब का बेटा जिसके बाप दाढ़ी और बाल बनाने का काम करते थे, बिहार जैसे सामंती प्रदेश का 2-2 बार मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक गाजीपुर से गरीब परिवार का मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, खेत खलिहानों में काम करने वाले या भेड़ बकरी चराने वाले का बेटे और बेटियां भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह हमारे बाबा साहेब के भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति जो है रंक से राजा बन सकता है, यह कोई इसमें दो राय नहीं है। चलिए, मेरे साथ लॉर्ड निषाद जी मौजूद थे। इनसे कि आज एक बड़े अहम मुद्दे पर बातचीत हुई कि अगर ये यूपी के सीएम बनते हैं एक दिन के लिए तो कौन कौन से फैसले होंगे जो पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये लेंगे। इन्होंने बताया कि समतामूलक समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो भी फैसले लेने होंगे वो लेंगे, चाहे वो पुजारी मठों में, मंदिरों में जो पुजारियों की नियुक्ति है उसमें सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर भागीदारी देंगे, और उसके बाद से जातीय जनगणना जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर इन्होंने खासा जोर दिया क्योंकि सभी समस्याओं का जो समाधान है और एक बार गिनती हो जाएगी, कौन कहाँ पर कितना हक किसका बनता है वो दे दी जाएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर इनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। और 24 का चुनाव हम कवर कर रहे हैं, लगातार वहाँ की खबरें आपको दिखा रहे हैं, क्या माहौल आता है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना राय दिएगा, क्या आप सोचते हैं 24 के चुनाव को लेकर के कि कौन सी पार्टी है जो दिल्ली पहुँच सकती है। अभी के लिए नमस्कार।